देखिए दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे आपको 2020 का पेपर सॉल्व कराएंगे। 21 वाला करवा दिया, 2020 वाला आएगा, ठीक है। तो कोरोना वाला पेपर है, ठीक है। देखो, तो वहां पे दोस्तों 2020 में जो आयत का पेपर पूछा गया था उसमें बहुत ट्विस्टेड किया गया था, बहुत सारे ट्विस्ट किए थे। तो वो देखिए कैसे ट्विस्ट किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपको पहला एमसीक्यू क्या दिया गया है, इफ द डिमांड इलास्टिसिटीज आर परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो क्या लिखा है, डिमांड का इलास्टिसिटी कैसे परफेक्टली इनइलास्टिक है, याद रखना है, परफेक्टली इनइलास्टिक। द राइज इन द प्राइस ऑफ द इनपुट गुड्स विल, और इनपुट का इनपुट जो इनपुट हम करने वाले जो गुड्स इनपुट करेंगे उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा। तो आंसर आएगा हैव नो चेंज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं होगा, लोग जो कंजम्पशन करते थे वही करेंगे। तो देखो दोस्तों क्या बोला मैंने, अगर आपका डिमांड का इलास्टिसिटी कैसे परफेक्टली इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो याद रखने का कि हम इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें में कोई फायदा नहीं होगा, यानी कि हैव नो चेंज इन कंजम्पशन ऐसा आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं जो लाइन लिखता हूँ लिख देना भी, क्या लिखने का आपको, क्या लिखने का कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट उसका जो इलास्टिसिटी है बराबर, अगर वो इनइलास्टिक है, कैसा है, इनइलास्टिक है, तो अनफेवरेबल होगा। कैसा होगा, अनफेवरेबल, हमें कोई फायदा नहीं होगा। डिवैल्यूएशन करेंगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का इलास्टिसिटी जो है वो इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो फेवरेबल बोला जाएगा, तो उसका बेनिफिट होगा। यानी कि ये आपको याद रखने का, एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट हो, दोनों में से कुछ भी हो, अगर उसका इलास्टिसिटी इनइलास्टिक है यानी कि बदलता ही नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज ही नहीं हुआ, हमने डिवैल्यूएशन तो कर दिया लेकिन एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा, इंपोर्ट भी कम नहीं हुआ, तो कोई फायदा नहीं होगा, तो हमारे लिए क्या बोला जाएगा, वो अनफेवरेबल। लेकिन अगर दोस्तों बदलता है, इलास्टिसिटी बदलता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट कम होता है, डिवैल्यूएशन करने के बाद, तो फेवरेबल बोला जाएगा, तो फेवरेबल बोला जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये वाला पॉइंट याद रखना, इसको रफ नहीं करूंगा, इधर रखूंगा, याद रखना इसको। दूसरा आपको यहाँ पे क्या याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूं दूसरा एक पॉइंट, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट इलास्टिसिटी, एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी इंपोर्ट इलास्टिसिटी ऐसा बोलते हैं इसको, एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी इंपोर्ट इलास्टिसिटी दोनों की इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए फेवरेबल बोला जाएगा। कैसा बोला जाएगा, फेवरेबल। अगर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी पर प्लस इंपोर्ट का इलास्टिसिटी लेस देन 1 है बराबर, यानी कि ये लेस देन 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लेस देन 1, तो क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अनफेवरेबल बोला जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्सपोर्ट का इलास्टिसिटी प्लस इंपोर्ट का इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है, दोनों इक्वल टू 1 हो जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा नो इफेक्ट, क्या आएगा, नो इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये वाला तो करके जाने का, इसमें से भी एमसीक्यू आएंगे, 100% एमसीक्यू आएंगे बेटा इसमें से। और ये इलास्टिसिटी वाला है ना, ये इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट किसने दिया है, मार्शल एंड लर्नर। क्या बोला मैंने, मार्शल एंड लर्नर नाम के दो इकोनॉमिस्ट ने ये वाला कंसेप्ट दिया है, तो ये करके जाने का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये पूछा है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि आपका जो डिमांड का जो इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो फायदा नहीं होगा, तो क्या आएगा, हैव नो चेंज इन द कंजम्पशन, बराबर। देन आफ्टर द जेकर इफेक्ट स्टेट्स दैट डिवैल्यूएशन, बोलो ये भी समझाया मैंने, जेकर में क्या समझाया है, जेकर क्या कहता है कि शुरुआत में आपको डेफिसिट बढ़ेगा, उसके बाद आपको फायदा होगा, यानी कि पहले आपको डेफिसिट बढ़ेगा उसके बाद फायदा होगा। तो आंसर क्या आएगा, बोलो, मेक्स द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेटोरिएट, यानी कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब होगा, कब, इन शॉर्ट रन, एंड इंप्रूव इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में फायदा होगा। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी। जेकर में ऑलवेज याद रखना, बहुत बार पूछा गया है जेकर वाला, याद रहेगा भी ये। आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे, इफ डिवैल्यूएशन वर्सन द टर्म्स ऑफ ट्रेड देन द नेशनल इनकम, अगर डिवैल्यूएशन करके हमारा जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो वर्सन यानी कि खराब हो गया, यानी कि हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव हो गया, खराब हो गया, तो हमारा नेशनल इनकम क्या होगा, तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, वो भी फॉल होगा, वो भी कम हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, विल हैव एडवर्स इफेक्ट, क्या आएगा, एडवर्स इफेक्ट होगा, यानी कि हमारा नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी, क्योंकि भाई हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड ही खराब हो गया है, ठीक है, याद रहेगा। देन आफ्टर फोर्थ नंबर पे, अंडर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक्सचेंज रेट वेयर, बोलो ब्रेटन वुड्स सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसा रहेगा, अभी मैंने आपको समझाया था, याद करो, दो बैंड के बीच में घूमता रहेगा, ऐसा समझाया था, बैंड के बीच में घूमता रहेगा ब्रेटन वुड में, तो वो आंसर आएगा। तो आंसर क्या आएगा, फिक्स विद इन द गिवन बॉन्ड नहीं आएगा, बैंड आएगा,
फिक्स विद इन द बैंड, क्या लिखने का, फिक्स विद इन द बैंड, ये बैंड के अंदर फिक्स हो जाएगा, उसमें ही घूमता रहेगा, उसके ऊपर है उसके नीचे जाएगा नहीं। तो आंसर क्या रहेगा आपका बी, दैट इज फिक्स विद इन द गिवन बॉन्ड बैंड। ठीक है, ये बॉन्ड की मतलब क्या कर देना, बैंड कर देना यहाँ पे। ओके, देन आफ्टर फिफ्थ नंबर पे देखते हैं भाई, देखिए फिफ्थ नंबर क्या है यहाँ पे, under the automatic balance of payment adjustment mechanism given the fixed exchange rate the equilibrium in the balance of payment is brought about through। अरे दोस्तों, ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट रहता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट वो कैसा रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन तीन चीजें बदलती रहती है, प्राइस का लेवल बदलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बदलेगा और लेवल ऑफ इनकम क्या बदलेगा, लेवल ऑफ इनकम में तीन चीजें बदलेगी, और ये तीन चीजें बदलेगी और इसकी वजह से वापस से इक्विलिब्रियम आएगा। ये पूरा टॉपिक समझाया है मैंने आपको, ये पूरा टॉपिक समझा दिया है कि जब एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है ना, तो प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसकी वजह से आप लोग इक्विलिब्रियम में वापस आ सकते हो। तो आंसर क्या आएगा बोलो, इधर आंसर क्या आएगा, द चेंज इन द इनकम लेवल, इंटरेस्ट रेट एंड प्राइसेस, ये बदलेंगे और वापस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ये तीन में चेंजेस आएगा और इक्विलिब्रियम वापस से आ जाएगा। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल वाला 6 नंबर पे देखो, सप्लाई कर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अरे सप्लाई कर कैसा होता है फॉरेन एक्सचेंज का, ये फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर ऐसा होता है, सप्लाई कर ऐसा होता है। ये सप्लाई कर, तो सप्लाई कर ऑलवेज कैसा होता है, अपवर्ड राइजिंग होता है, तो ऊपर की तरफ जाता है ना, तो अपवर्ड राइजिंग आएगा। तो आंसर क्या आएगा बोलो, ये वाला आंसर आएगा उसका, कौन सा, स्लोप अपवर्ड, आंसर डी आएगा स्लोप्स अपवर्ड। ठीक है, आगे देखो अभी, डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू राइज। बोलो, डेप्रिसिएशन का मतलब समझता है डिवैल्यूएशन। जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं, हमारे करेंसी का डिवैल्यूएशन करते हैं, तो क्या होता है, अभी तो समझाया था बाबा मैंने, डिवैल्यूएशन करेंगे तो डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपी सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिवैल्यूएशन करने के बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो यही तो पूछा है कि डिवैल्यूएशन करने के बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो आंसर इज ए। ओके, देन आफ्टर 8 नंबर पे देखो, अ चेंज फ्रॉम, ये प्रिंटिंग मिस्टेक इसको जाने दो, 8 नंबर जान दो, उसमें गड़बड़ इसको छोड़ दो। 9 नंबर पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस गिव राइज डैश फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। भाई हम इंपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विस का इंपोर्ट करेंगे, इससे क्या बढ़ता जाएगा, अरे इससे डिमांड बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा दोस्तों, डिमांड बढ़ता जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि मांग रहे हैं ना, इंपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, देन आपका 10 नंबर पे other things remaining unchanged when in a country the price of a foreign currency rises। यहाँ पे क्या आएगा, rises। अगर फॉरेन करेंसी का प्राइस राइज होता है, given the marginal propensity to import national income is, तो आपका नेशनल इनकम कैसा रहेगा, यानी कि एक तरफ हमारा इंपोर्ट बढ़ता रहता है, तो हमारा नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, लाइकली टू फॉल। क्या हो जाएगा, लाइकली टू फॉल, यानी कि कम होगा दोस्तों नेशनल इनकम, क्योंकि हमारा जो पैसा हम कमाते हैं इंपोर्ट में चला जाता है, तो हमारा नेशनल इनकम कम हो जाएगा फिर तो लाइकली टू फॉल आएगा यहाँ पे। ओके, देन आपका यहाँ पे 11 नंबर पे भी गड़बड़, इसको भी निकालो, ये भी गड़बड़ प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। 12 नंबर वाला दोस्तों, अभी समझाया मैंने आपको, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉर्मली डिनोटेड फॉर द टेक्निक ऑफ अवॉइडिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। आया देखो, रिस्क वाला आया, रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाएगा, बोलो, डंपिंग, डिस्काउंटिंग, हेजिंग या फिर डिफ्लेटिंग। क्या आता है, हेजिंग। क्या आएगा, हेजिंग किया जाता है, हेजिंग। समझ में आया, समझ में आया पे। ठीक है, तो ये हेजिंग वाला कब आता है, जब रिस्क को कवर करने की बात आती है तब आता है। आगे बढ़ते हुए देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पे 30 नंबर पे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर आल्सो नोन एज। अरे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन अभी तो समझाया मैंने, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन यानी जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, जो प्राइवेट लोग करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं अबोव द लाइन ट्रांजैक्शन। क्या बोलते हैं, अबोव द लाइन ट्रांजैक्शन। ऑटोनोमस का मतलब होता है अबोव द लाइन ट्रांजैक्शन, जो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में होता है। तो बोलो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, अबोव द लाइन ट्रांजैक्शन। क्या आएगा, अबोव द लाइन ट्रांजैक्शन। बहुत बार आ चुका है, रिपीट होता जाएगा ये तो भी। ठीक है, 14 नंबर पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज आल्सो नोन एज। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है तो क्या बोला जाएगा, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। याद रखिएगा, जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इसको बोला जाएगा मार्केट इक्विलिब्रियम। उसके बाद इफ इकोनॉमी इज एंजॉयिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस देन कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी। अगर मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस आ गया, सरप्लस, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हम लोग सरप्लस में, तो क्या इसका इफेक्ट क्या आएगा,
डिक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम एंड इंक्रीज इन द प्राइस, सब कुछ होगा। हमारे कंट्री में इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो जाएगा, इनकम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड इनकम जो है प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो तीन चीजें हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा बोलो? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या आएगा आपके यहाँ पे? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अगर हम लोग सरप्लस में है तो, अगर डेफिसिट में होता तो इसका पूरा उल्टा होता। ठीक है, उसके बाद देखो फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन क्या है? टू ट्रांसफर परचेसिंग पावर अमंग द कंट्रीज, टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द फॉरेन ट्रेड, फॉर हेजिंग फैसिलिटी और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, जॉब आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सब कुछ किया जाता है दोस्तों। बराबर, फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ऑल ऑफ द अबव, सब कुछ किया जाता है, सारे फंक्शन किए जाते हैं यहाँ पे। बराबर, इसके बाद 17 नंबर पे, if balance of trade is minus 1600 crore and value of import is 4000 crore, then the value of export will be, कितना वैल्यू आएगा? देखो इसको कैलकुलेट कैसे करने का, देखो ऐसे लिखने का। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। यहाँ पे आपको बोला गया, देखो इसका कैलकुलेशन समझा रहा हूं आपको, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करने का। आपको बोला गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपका वो कितना है, तो यहाँ पे देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है आपका? माइनस 1600 है। ठीक है, एक्सपोर्ट तो आपको पता नहीं फाइंड आउट करना है। इंपोर्ट आपको दिया है, कितना दिया है? 4000 करोड़ का आपको इंपोर्ट दिया है। तो मुझे एक्सपोर्ट फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक्सपोर्ट को इधर लिख दूंगा। बोलो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 7000 प्लस इधर जाएगा तो 1600 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 2400 आएगा। लेकिन वो माइनस में आना चाहिए, कैसा आना चाहिए? माइनस में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट ऑलरेडी कम है, तो उसको माइनस में लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये आपका इंपोर्ट जो माइनस में बताया वो क्यों बताया? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट इतने कम थे इसके लिए। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 2400। क्या आएगा? 2400 आएगा। बराबर, ये वाला फॉर्मूला है, याद रखना, ये जो मैंने लिखा है याद रखना, इसको लिख देना ऐसा हो तो। ओके, उसके बाद 18 नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर पे देखो, इफ एन इकोनॉमी लैगिंग बिहाइंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉर द लॉन्ग पीरियड, दैट इकोनॉमी सफर्स। यानी कि कोई इकोनॉमी लॉन्ग टाइम से बहुत पीछे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है नहीं है, वहां पे नई टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो ऐसी इकोनॉमी को क्या, कौन सी प्रॉब्लम मिल जाएगी? स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। क्या बोला जाएगा इसको? स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। ये डिसइक्विलिब्रियम क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से। ओके, आगे देखते हैं। 19 नंबर देखो अभी, सप्लाई ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट रिमेन। भाई सप्लाई ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिमेन, वो कैसे रहेंगे? बराबर, वो कैसे रहेंगे तुम्हें फायदा होगा? सप्लाई ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अगर दोनों परफेक्टली इलास्टिक रहेंगे, कैसे रहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक, तो हमें फायदा होगा। समझ में आया? मैंने अभी लिखा था यहाँ पे इलास्टिक वाला, इलास्टिक होगा तो फायदा होगा और इनइलास्टिक होगा तो फायदा नहीं होगा। तो हमें सप्लाई और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को कैसा रखना है? परफेक्टली इलास्टिक रखना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? इसके बाद देखो, The process of devaluation of the domestic currency refers to the following. जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने हमारी करेंसी की वैल्यू को डाउन कर दिया। ऑफिशियल रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। दूसरा, इंक्रीज इन द एक्सचेंज रेट, सामने वाले कंट्री का रेट बढ़ जाएगा। और तीसरा, डेलिब्रेट एक्शन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी करने वाला है, यानी कि तीनों तीन चीजें हम करने वाले हैं। जब डिवैल्यूएशन होगा तो तीनों तीन चीजें होने वाली है। तो आंसर क्या आएगा आपका? डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों तीन चीजें होने वाली है। ठीक है ना? देन आफ्टर The success of devaluation can be possible only when, जब हमारा devaluation सक्सेसफुल होगा, तो देखो पहला, the nature of the elasticity of the demand is favorable, yes, ये elasticity हमारे फेवर में जानी चाहिए। दूसरा, डोमेस्टिक पीपल आर रेडी टू फॉरगो डोमेस्टिक गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, या तो हमारे लोग फॉरगो करने के लिए तैयार होने चाहिए। तीसरा, टैरिफ और नॉट इंट्रोड्यूस, टैरिफ नहीं लगना चाहिए। यानी कि तीनों तीन चीजें अगर हमारे फेवर में होगी, ये तीनों तीन चीजें परफेक्ट ऐसे जो लिखा है वैसा होगा, आंसर क्या आएगा बोलो? ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो हमारा डिविएशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 20 नंबर पे देखते हैं, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ फॉरेन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द डिवेलपिंग कंट्री इज परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो क्या लिखा है, अगर इलास्टिसिटी कैसी है? परफेक्टली इनइलास्टिक है। मैंने कितनी बार बोला, इलास्टिक होगा तभी फायदा होगा, इनइलास्टिक होगा तो फायदा होगा नहीं। ये तो परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो क्या हो जाएगा बोलो? डिवैल्यूएशन विल हैव नो चेंज। जस्ट दूसरा आंसर इसका एडवर्स इफेक्ट वाला आएगा। डिवैल्यूएशन विल हैव एडवर्स इफेक्ट। क्या आएगा? डिवैल्यूएशन का एडवर्स इफेक्ट होगा, यानी कि फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो समझे? बराबर है, बहुत बार आ चुका है, अभी आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। देन आपका देखो दोस्तों यहाँ पे 23 में परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी इज रिलेटेड टू विद। ये परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी मैंने समझा दिया, इसका वीडियो मैंने दिया है, परफेक्ट पढ़ के जाना भाई। तो परचेसिंग पावर थियरी किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? इंटरेस्ट रेट के साथ, बैंक रेट के साथ, वेज रेट के साथ या एक्सचेंज रेट के साथ? एक्सचेंज रेट के साथ। किसके साथ? एक्सचेंज रेट के साथ जुड़ा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे which one of the following is not taken into consideration for the analyzing absolute version of the purchasing power parity theory, यानी कि absolute version में हमने क्या ध्यान में नहीं रखा है, तो हमने क्या ध्यान में नहीं रखा है बोलो, तो ये आंसर आएगा डी, एग्जिस्टेंस ऑफ टैरिफ, टैरिफ को ध्यान में रखा नहीं है, ठीक है। तो ये 24 का आंसर क्या रहेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ टैरिफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं 25, which of the following states that equilibrium exchange rate is equal to the ratio of the change in the price level of the trading nation? कौन सी थियरी में ऐसा बोला गया है, देखो तो यहाँ पे भी करेक्शन आएगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेगा। ये बोला गया है द रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी, कौन सा थियरी, द रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी, इसमें ऐसा बोला गया है। यहाँ पे दो अलग अलग ईयर का जो एक्सचेंज रेट उसको कंपेयर किया जाता है, इसको बोलते हैं रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी। ये भी मैंने वीडियो में समझाया पूरा आपको, ओके। आगे 26 में देखो the instances or exogenous exchange of national currency at ongoing rate is known as, बोलो ongoing rate पता है आपको दोस्तों, यानी कि जब आप एक्सचेंज करते हो ongoing rate से, ongoing rate का मतलब होता है प्रेजेंट रेट से, तो आप प्रेजेंट रेट से जो ट्रांजेक्शन है उसको क्या बोला जाएगा, यस स्पॉट ट्रांजेक्शन, क्या बोलेंगे इसको, स्पॉट ट्रांजेक्शन, क्योंकि ऑन द स्पॉट होने वाला है, ऑनगोइंग रेट पे हो रहा है, अभी जो चल रहा है उस रेट से आप कर रहे हो तो स्पॉट रेट बोला जाएगा उसको, ठीक है। आगे the systematic record in the terms of double entry bookkeeping system for the countries received the payment known as, ला तो बताने आवड़े यार, ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, कहाँ पे लिखे जाते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, किस पे लिखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, तो आंसर क्या आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें सिस्टमेटिक सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 पे इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी, देखो इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड रॉयल्टीज रिसीव्ड फ्रॉम द फॉरेन कंट्री आर नोन एज, वो सब क्या बोला जाएगा, वो सब कैपिटल सर्विस बोला जाएगा, कैपिटल मूवमेंट बोला जाएगा, इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ये सारी चीजें बोली जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्या आएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव बोला जाएगा, ये सब के अंदर आएगा ये, ओके। उसके बाद 29 पे इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक्स एंड बॉन्ड आर क्लासिफाइड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो यहाँ पे भी याद रखना, इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है स्टॉक एंड बॉन्ड में, तो पहले इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते थे, क्या बोलते थे, पोर्टफोलियो, लेकिन अब क्या है पता है, स्टॉक और बॉन्ड सबको एक ही जगह पे लिख दिया है, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा स्टॉक और बॉन्ड के अंदर, वो सब क्या बोला जाएगा, अब इसको सिर्फ यही बोलते, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते, क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो मैंने अगर आपको ये पोर्टफोलियो करवाया हो ऑफलाइन में तो इसको चेंज कर देना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला करने का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला करने का, क्योंकि पहले दो अलग अलग होते थे, तो पोर्टफोलियो बोलते थे, लेकिन अब दोनों को एक में डाल दिया, किसके अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर डाल दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट ऑफ बेसिक बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट इंक्लूड, बेसिक बैलेंस के अंदर कौन सा कंसेप्ट इंक्लूड नहीं करते, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल वाला कंसेप्ट नहीं आता है, कौन सा कैपिटल वाला, शॉर्ट टर्म वाला, बेसिक बैलेंस में नहीं आता है, बेसिक बैलेंस लॉन्ग टर्म वाला कैपिटल आता है, शॉर्ट टर्म वाला नहीं आता है, बराबर। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ये सी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 2020 वो पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, बराबर है, फिर आंसर कैसे आता है, कि इसका आंसर क्या है, लॉजिक के साथ मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलाएंगे इसके बाद 2019 वाला पेपर, ओके, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे चलाएंगे 2019 का पेपर, 2019 वाला, देखिए उसमें क्या बताया, तो पहले नंबर के एमसीक्यू देखते हैं, पहले नंबर के एमसीक्यू देखो क्या है, Which of the following is called as visible item, अरे visible item कितनी बार समझा दिया, visible item का मतलब क्या बोला जाएगा, कि यहाँ पे आप जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे वो मर्चेंडाइज गुड्स बोला जाएगा, मर्चेंडाइज गुड्स बोला जाएगा, विजिबल आइटम है ना, तो आंसर क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। तो मर्चेंडाइज बोला जाएगा इसको, क्योंकि विजिबल आइटम है ना। उसके बाद दूसरा, which of the following causes positive shift in the supply curve of the foreign exchange, बोलो हमारा जो सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर फॉरेन एक्सचेंज का, उसमें पॉजिटिव शिफ्ट कब होगा, वो आगे कब बढ़ेगा, यानी मान लीजिए हमारा सप्लाई है, सप्लाई, ये सप्लाई का अगर पॉजिटिव कब होगा, कि आगे कब बढ़ेगा, तो जब हम लोग ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास सप्लाई ज्यादा आएगा, सप्लाई ज्यादा आएगा, तो आंसर क्या आएगा, बोलो आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे कौन सा इसका रीजन बोला जाएगा, देखो which of the following causes positive shift in the supply curve of the foreign exchange, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट, कौन सा आंसर आएगा, पर्सनल अकाउंट आंसर आएगा, which of the following causes positive shift है ना, तो पर्सनल अकाउंट आएगा इसके अंदर। देन आफ्टर उसके जैसे देखो यहाँ पे ये वाला पढ़ दिया गया है,
Which of the following causes positive shift in the supply curve of the foreign exchange? कौन सा पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा? अभी मैंने बोला भाई इंक्रीज इन द मार्जिन प्रोपेसिटी, तो एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट करने का प्रोपेसिटी बढ़ जाएगा, हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, तो हमारा सप्लाई बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई ज्यादा आएगा। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे हो गया। फोर्थ नंबर वाला बहुत इजी, फोर्थ नंबर वाला कितनी बार समझाया? Once the foreign exchange reserve are exhausted, बोलो हमारे रिजर्व खत्म हो जाएंगे, रिजर्व खत्म हो जाएंगे, उसके बाद वापस से डिवैल्यूएशन करेंगे, ऐसा कौन से सिस्टम में बोला गया है? कौन से सिस्टम में? यस, एडजस्टेबल पैक में। तो एडजस्टेबल पैक सिस्टम में ऐसा बोला गया है दोस्तों, ये सब लो। आगे देखो क्या है, अब कंट्री ट्राइज टू मेंटेन अ फिक्स एक्सचेंज रेट। देखो कंट्री ट्राई करेगी फिक्स एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का अंटिल ऑल इट्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर एग्जॉस्टेड, जब तक पूरा खत्म हो जाए तब तक वेट करेगी कंट्री। कौन से सिस्टम में ऐसा बोला गया है? अरे भाई एडजस्टेबल पैक में भी तो आ गया, ऊपर वही तो था बराबर। जब तक हमारा पूरा रिजर्व खत्म नहीं हो जाए वेट करेंगे, उसके बाद हम वापस से डिवैल्यूएशन करेंगे, तो दोनों में क्या आएगा? एडजस्टेबल पैक सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर पे दोस्तों, इक्विलिब्रियम इन एक्सचेंज रेट इज दैट रेट व्हिच ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कीप्स। बोलो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है वो क्या बोला जाएगा? जिससे क्या होता है कि जिससे हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इन इक्विलिब्रियम, हमारा बीओपी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा अगर हमारा एक्सचेंज रेट जो है इक्विलिब्रियम में हो तो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होता है, तो इसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आता है। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। 7 नंबर पे रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी, देखो ये रिलेटिव लिखा है, रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी रिलेट्स टू, यहाँ पे करेक्शन है 7 नंबर पे। अगर रिलेटिव परचेसिंग पावर पैरिटी पूछा गया वो क्या समझाता है? तो वो समझाता है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट, के एक्सचेंज रेट कितना चेंज हुआ, यानी कि बेस ईयर और करंट ईयर, यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या था और यहाँ पे एक्सचेंज रेट क्या, दोनों को कंपेयर किया जाएगा, और इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, कितना इन्फ्लेशन बढ़ा, उसकी वजह से कितना चेंज हुआ एक्सचेंज रेट में, करंट ईयर में, वो फाइंड आउट किया जाता है। वो कहाँ पे होता है? रिलेटिव परचेसिंग पावर पे होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिलेटिव परचेसिंग पावर के बदले ऐसा लिखा गया था एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर, ऐसा बोलते हैं एब्सोल्यूट परचेसिंग पावर पैरिटी में क्या किया जाता है? तो वहां पे आंसर क्या आता? इंटरनल परचेसिंग पावर आता। अगर एब्सोल्यूट लिखा होता तो ये वाला आंसर आता, बी वाला, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? रिलेटिव परचेसिंग बोला है, तो फिर आंसर ये आएगा डी। ओके, अब इसके बाद देखो दोस्तों, अनस्टेबल एक्सचेंज रेट रिजल्ट इनटू, अगर हमारा एक्सचेंज रेट अनस्टेबल, इससे क्या होगा? एक्सचेंज रेट अनस्टेबल है, एनकरेजमेंट टू द कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड, स्टिमुलेशन ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज, या फिर इंटरनल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हमारे इंटरनल इकोनॉमी पूरी इनस्टेबल हो जाएगी, हमारे इंटरनल इकोनॉमी पूरी खराब हो जाएगी, यानी इनस्टेबल हो जाएगी। अगर एक्सचेंज रेट कैसा है डाउनवर्ड, यानी कि वो बदलता रहता है, तो रिजल्ट उसका कैसा आता है कि भाई वो अगर वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल, उसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा? हमारा इंटरनल इकोनॉमी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, देन आफ्टर 9 नंबर पे devaluation will improve the balance of payment deficit if the sum of elasticity of export and the import developing countries, मैंने कितनी बार बोल दिया है, ग्रेटर देन 1 याद रखने का, ग्रेटर देन 1 होगा तभी फायदा होगा। बोलो क्या है यहाँ पे? ग्रेटर देन 1, यानी इलास्टिसिटी कैसे मुझे ग्रेटर देन 1, इंपोर्ट की इलास्टिसिटी पूछे या एक्सपोर्ट की पूछे, किसी की भी पूछे, इलास्टिसिटी कैसे मिलती है? ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, तो फायदा होगा। दिमाग में फिट कर दो, ग्रेटर देन 1। ओके, देन आफ्टर 10 नंबर पे देखो, What are the demand determinants of the foreign exchange? बोलो हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं? अरे भाई डिमांड क्यों करते हैं? डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स मांगना है, इसके लिए कैपिटल एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग कैपिटल एक्सपोर्ट करेंगे, लैंडिंग करेंगे, किसी को लोन देंगे, एंड सर्विस को इंपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीजों के लिए हमें डॉलर चाहिए, ये सब कुछ करने के लिए डॉलर चाहिए, तो हम डिमांड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ देम। ये सारी चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? डिमांड करना पड़ता है। ये हो गया आपका 10 नंबर वाला भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर पे क्या है? All the debit and credit entries in the international liquidity account are to be regarded। बोलो अरे इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट, देखो इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट में जो भी लिखा जाता है ना वो सब अकोमोडेटिंग है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है। तो क्या है यहाँ पे? अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये सब कहाँ पे लिखा गया है? इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट के अंदर। अगर आपको ऐसा बोलते करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऐसे बोलते, तो करंट अकाउंट में जो लिखा जाता है, कैपिटल में जो लिखा जाता है, वो क्या बोला जाएगा? तो वो ऑटोनॉमस बोला जाता है। वो क्या बोला जाता है? ऑटोनॉमस। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा है, क्या लिखा है भाई? इंटरनेशनल लिक्विडिटी अकाउंट। इसमें जो भी एंट्री आएगी वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए आएगी, तो आंसर क्या आएगा? अकोमोडेटिंग आएगा। ओके, और इसको हम क्या बोलते थे? अकोमोडेटिंग को बिलो द लाइन ट्रांजैक्शन। उसके बाद व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एन अबव द लाइन ट्रांजैक्शन? अभी आ गया था, अभी तो समझा दिया मैंने आपको। ठीक है, ये कौन सा अबव द लाइन ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ये
ये वाला सेम टू सेम देखो, इंडियन गवर्नमेंट परचेज डॉलर्स फ्रॉम द IMF। ये समझाया कि नहीं समझाया मैंने आपको, पूरे रिजल्ट के साथ समझाया मैंने, ठीक है। देन हम थर्ड नंबर पे, which of these does not exchange when internal flexibility is allowed to as a part of the automatic, देखो यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है, which of these does not change when internal flexibility is allowed to as a part of automatic, क्या है यहाँ पे automatic बैलेंस ऑफ पेमेंट मैकेनिज्म। तो क्या नहीं बदलता है, कौन सी चीज नहीं बदलेगी, तो भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है और तीन चीजें बदलती है। कौन सी तीन चीजें, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का जो लेवल है ये बदलता है, और फॉरेन एक्सचेंज रेट पे फिक्स रहता है ऑटोमेटिक में। तो ठीक है, आगे फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको बोला जाएगा, बोलो, द प्राइस ऑफ द वन यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर द अनदर, द प्राइस ऑफ द वन यूनिट ऑफ द यूएस डॉलर इन द टर्म्स ऑफ यूरो। सब कुछ, ये सब कुछ क्या बोला जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द मोस्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, सभी करेक्ट है। ओके, देन आपका 15 नंबर पे मस्त पूछा दिया 15 पे, शंकर परचेज डॉलर्स एट द स्पॉट रेट। देखो कब परचेज किया होता है, स्पॉट रेट में परचेज किया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल देम हायर रेट इन द फ्यूचर एंड मेक अ क्विक प्रॉफिट इन द प्रोसेस। देखो अभी लेता है उसको, फ्यूचर में बेच के प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है, प्रॉफिट में बेच के प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ही इज एंगेजिंग इन, लोग क्या लिखे पता है, हेजिंग लिखे। भाई हेजिंग नहीं कर रहा है, वो स्पेकुलेटिंग कर रहा है, वो रिस्क को कवर नहीं कर रहा है। वो तो ऐसा सोच रहा है कि मैं अभी ले लेता हूँ, बाद में इसको बेचूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा। वो रिस्क नहीं देख रहा है, रिस्क कवर नहीं कर रहा है, तो ये स्पेकुलेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्पेकुलेशन बोला जाएगा। देन आप उसके बाद देखो, इफ द इलास्टिसिटी ऑफ यूएसएस डिमांड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री इंडिया इज परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो इंडिया का डिमांड कैसा बोला गया आपको, इनइलास्टिक। मैंने पहले बोल दिया, इनइलास्टिक का मतलब होता है कि हमें फायदा नहीं होगा, हमें नुकसान होगा या एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, बोलो, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आएगा, एंड एडवर्स इफेक्ट क्या आएगा, बोलो, एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमारे बीयूपी में एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों 70 नंबर पे, अ कंट्री हैविंग डेफिसिट द बैलेंस ऑफ पेमेंट विल। अरे भाई कोई कंट्री डेफिसिट में उसको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड परचेस करेगी क्या, उसको बेचना पड़ेगा डेफिसिट को सॉल्व करने के लिए। आंसर क्या आएगा, सेल गोल्ड टू फिल द गैप, यानी कि गोल्ड बेच के गैप को पूरा करना पड़ेगा, डेफिसिट को सॉल्व करना पड़ेगा। 80 नंबर पे, फ्लेक्सिबिलिटी इन द इनकम लेवल विल फॉलो द सीक्वेंस ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिक करेक्शन इज। ये सारा पूछा गया तो मजा आ जाएगी। मैंने आपको समझा दिया, बोलो एक्सपोर्ट, देखो यहाँ पे इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से तो हमें गोल्ड का आउटफ्लो करना पड़ेगा, गोल्ड का आउटफ्लो होगा बराबर, देखो यहाँ पे लिखना होगा, गोल्ड जो है उसका आउटफ्लो हो जाएगा तो गोल्ड कम हो जाएगा, गोल्ड कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो वहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, और इनकम कम हो जाएगा तो उस कंट्री में इंपोर्ट भी कम हो जाएगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बराबर। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखने का, ऐसा फाइंड आउट करो। चलो गोल्ड कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, इंपोर्ट भी कम हो जाएगा, ऐसा फाइंड आउट करो। कहां पे ऐसा देखो, किधर ऐसा, ये रहा, देखो बी में क्या है, बराबर। इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो गोल्ड का आउटफ्लो करना पड़ेगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाएगा तो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट डाउन हो जाएगा, लोगों का इनकम डाउन हो जाएगा तो इंपोर्ट भी डाउन हो जाएगा, और हम लोग वापस से किसमें आ जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ये सीक्वेंस याद रखने का, इसको लिख देने का ऐसा होता है। उसी तरीके से देखते जाओ यहाँ पे, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। इसको इनडायरेक्ट मेथड में क्या आता है, एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हम जो कंट्रोल करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या आता है, इंपोर्ट टैरिफ एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। क्या आता है, इंपोर्ट टैरिफ और एक्सपोर्ट सब्सिडी इनडायरेक्ट मेथड है। ये तीनों दिन तो डायरेक्ट मेथड में आता है, वो तीन किस में जाता है, डायरेक्ट मेथड में जाता है। ये इनडायरेक्ट मेथड वाला ये है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखो अभी 20 में देखो क्या दिया आपको, 20 में क्या बोला गया है, एन एक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल विल।
अरे यार अभी तो समझाया, हम डिवैल्यूएशन करेंगे तो हमारा इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ये तो समझाया। इसका इफेक्ट क्या आएगा बोलो, इंक्रीज इन क्वांटम दैट इज क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट। तो यही तो करना है कि हमें एक्सपोर्ट का क्वांटिटी बढ़ाना है और इंपोर्ट का क्वांटिटी हमें कम करना है। तो आंसर आएगा ए। ओके आगे बढ़ते हैं। 21 देखो, 21 में क्या है, speculation in a foreign currency depends on the domestic and foreign dash differential and on expectation about the future movement in the exchange rate। देखो speculation in a foreign currency depends on the domestic and foreign spot rate। फॉरेन का स्पॉट रेट कितना है वो भी देखना पड़ता है, बराबर। उसके हिसाब से भी क्या होगा कि भाई हम एक्सचेंज रेट में जो मूवमेंट होगी उसका फायदा उठा पाएंगे। यानी कि हम जब भी फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या देखना पड़ता है, स्पॉट रेट देखना पड़ता है। स्पॉट रेट के हिसाब से स्टडी करते हैं, ठीक है। 22 में अकॉर्डिंग टू परचेसिंग पावर पैरिटी थियरी द एक्सचेंज रेट बिटवीन कंट्रीज इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर एक्सचेंज कहां पे डिसाइड होगा। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये वाला आंसर जो है इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजन का मैं सॉल्व कर देता हूँ। 22 नंबर पे ना देखिए बी वाला आंसर आपको करना है। कौन सा आंसर बी करना है, द इक्वालिटी बिटवीन रिस्पेक्टिव परचेसिंग पावर ऑफ टू कंट्रीज ऑन मूविंग पार। क्या आएगा, मूविंग पार, ये वाला आपको आंसर करना है, मूविंग पार वाला, बराबर। ओके इसके बाद 23 पे अंडर द ऑटोमेटिक मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट बोलो, इसमें से क्या सही है। अभी मैंने आपके सामने लिखा भी था, बराबर। देखो जिस कंट्री के अंदर गोल्ड का आउटफ्लो हो जाएगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। जिस कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा ना, उस कंट्री में लोग कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए बाहर से आएंगे, कैपिटल बाहर से इन्वेस्ट करने आएंगे तो वहां पे कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल का इनफ्लो बढ़ जाएगा और कैपिटल का इनफ्लो बढ़ेगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वापस इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा फाइंड आउट करो, ये चार में से ऐसा फाइंड आउट करो कि गोल्ड चला गया, मनी सप्लाई कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया और इसकी वजह से यहाँ पे लोग ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने आएंगे, फॉरेन से आएंगे। क्या आएगा बोला यहाँ पे, देखो ये आउटफ्लो हो जाएगा गोल्ड का, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा एंड इट विल अट्रैक्ट द कैपिटल इनफ्लो। यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो अट्रैक्ट होकर आएंगे, फॉरेन के लोग आएंगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा आपका डी। 24 देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर, एफडीआई किसमें जाता है ना, एफडीआई किसमें जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिफर्स टू द, बोलो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिफर्स, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा देखो ये नेशंस नेट एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्लेम। क्या है इसका जवाब, नेशंस नेट एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल क्लेम, इसको बोला जाएगा बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देन नंबर 26 वाला अंडर द डिवैल्यूएशन ऑफ कंट्री इंटेंड्स टू, हम डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, हमारा इरादा क्या होता है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, इंपोर्ट को कम करने का। जैसे फाइंड आउट करो ना किधर ऐसा बोलो, कहां पे, इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट नहीं, इंक्रीज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट नहीं। देखो 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 वापस पढ़ो इसको, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द न्यू फॉरेन गवर्नमेंट प्लेस, इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंक्रीज द प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट, इंक्रीज द प्राइस ऑफ द इंपोर्ट एंड यस इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्ट एंड डिक्रीज द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट। ये हमारा इरादा होता है, इसलिए हम करते हैं, इंपोर्ट को महंगा करते हैं, एक्सपोर्ट को सस्ता करते हैं, ठीक है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे। देन 27 पे devaluation makes balance of payment worse in the short run and then improve in the long run। अरे यार कितनी बार आएगा, पहले वर्स करेंगे उसके बाद इंप्रूव करेंगे। क्या बोलते हैं इसको, जेकर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, जेकर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखो दोस्तों 28 वाला देखो, 28 में चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इन द टर्म्स ऑफ देयर लॉजिकल सीक्वेंस। यानी कि यहाँ पे आपको लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसमें आपको याद क्या रखना, देखो ये लॉजिकल सीक्वेंस वाला इसके अंदर सबसे पहले बेसिक बैलेंस वाला आपको याद रखना है। यहाँ पे बेसिक बैलेंस वाला, तो पहले बेसिक बैलेंस आएगा, उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस मैनेज करने का, उसके बाद ओवरऑल बैलेंस मैनेज करने का, लास्ट क्या आएगा, अकाउंटिंग बैलेंस आएगा। तो ये आना चाहिए, ये सीक्वेंस याद रखने का। कौन सा, पहले बेसिक बैलेंस आएगा, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, फिर ओवरऑल बैलेंस आएगा, उसके बाद अकाउंटिंग बैलेंस आएगा। ये मैच होना चाहिए, ये लॉजिकल सीक्वेंस, ये आप करेक्ट कर लेना इसको, ठीक है। यहाँ पे ये आपका रियल और करेक्ट आंसर बोला जाएगा। 29 नंबर पे इफ इंडिया हैज बोरोड $700 million with the view to construct its east west highway for the World Bank case of, अरे भाई वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया है डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। तो डेवलपमेंट करने के लिए पैसा लिया है, कौन सा ट्रांजेक्शन बोलेंगे,
इसको है ना अबोव द लाइन ट्रांजिशन बोला जाएगा। कौन सा ट्रांजिशन? अबोव द लाइन ट्रांजिशन, या फिर इसको ऑटोनोमस ट्रांजिशन भी बोला जाएगा। आप दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, दोनों सेम ही है। ऑटोनोमस बोलो या वो बोलो, दोनों सेम ही है। गवर्नमेंट ने पैसा लिया है, किसके लिए पैसा लिया है? बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करने के लिए नहीं, हाईवे को बनाने के लिए। तो ये क्या बोला जाएगा? ऑटोनोमस या फिर अबोव द लाइन ट्रांजिशन बोला जाएगा। ओके, देन आफ्टर थर्ड नंबर पे देखो, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द कंडीशन इन व्हिच डिसइक्विलिब्रियम क्यों आता है? क्योंकि अकोमोडेटिंग रिसीप्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अकोमोडेटिंग पेमेंट, यानी कि अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो हमने की उसका रिसीप्ट अलग है और उसका पेमेंट का टोटल भी अलग है। तो जब रिसीप्ट और पेमेंट दोनों अलग हो गए तो क्या बोला जाएगा? डिसइक्विलिब्रियम ही बोला जाएगा दोस्तों। बराबर, आंसर क्या रहेगा आपका? डी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 2019 का पेपर भी सॉल्व करवा दिया। ओके।